स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए साहित्य अमृत पत्रिका में प्रकाशित विद्या बिंदु सिंह की कहानी अपनी जमीन। उसके चारों ओर कागजों के फटे टुकड़े बिखरे थे। 4 बजे प्रातः से ही उठकर वह कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। कई बार पन्ने पर पन्ने रंगने के बाद भी उसे लगता था कि वह जो कुछ अभिव्यक्त करना चाह रहा है नहीं कर पा रहा है। पत्नी कई बार झांक गई थी, चाय लाऊं? नहाने का पानी ठंडा हो रहा है, कब उठिएगा? पर जब भी पत्नी कमरे में आती उसे लगता कि वह धरती पर औंधा होकर आ गिरा है और उसकी कल्पना की गठरी खुलकर छितरा गई है। जाने क्यों पत्नी को देखते ही उसे याद आ जाता कि मकान का किराया कई महीनों का बकाया है। दूध वाले ने इस महीने दूध देने से मना कर दिया है क्योंकि पिछले महीने का हिसाब चुकता नहीं हुआ है। पत्नी को देखकर ही उसे महीने की तारीख भी याद आ जाती है और तब वह अक्सर झुंझला उठता है। कभी कभी पत्नी पर अनायास बरस भी पड़ता है। लिखते पढ़ते समय बीच में बार बार मत आया करो। पर जब वह उसकी ओर उदास मासूम मौन आंखों से देखती हुई बाहर निकल जाती तो वह उसके प्रति असीम करुणा से भर उठता और सोचता, बेचारी को कुछ भी तो सुख नहीं दे सका। हर महीने सोचता हूँ कि अब की साड़ी खरीद लाऊंगा, पर साल भर से आज तक एक बार भी यह विचार पूरा नहीं कर सका। मायके से मिली साड़ियां भी अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। मेरी हर झुंझलाहट को वह मौन भाव से स्वीकार कर लेती है, जैसे उसके मन में झुंझलाहट नाम की कोई चीज हो ही नहीं। अक्सर हर गुस्से के बाद अमर पछताता है, पर फिर भी बार बार गुस्सा आ ही जाता है। विवाह नहीं किया था तो कितने सपने, नौकरी मिलेगी, छोटा सा फ्लैट किराए पर लूंगा, बहुत कीमती साजबाज न भी कर पाऊं तो भी आधुनिक साज सज्जा से पूरे घर को मैं और मेरी पत्नी सजाया करेंगे। रोज शाम को साथ साथ दोनों टहलने जाया करेंगे। फिर ज्यादा नहीं, केवल 2 बच्चे होंगे जिनमें एक की अंगुली मैं थामूंगा और एक की वह। और उन दिनों उसे रात दिन इस तरह के सपने आया करते थे, जाने कैसे उल जुलूल अंट शंट भी। जैसे कि पत्नी कभी रूठ जाएगी तो उसे कैसे मनाऊंगा, वह तमक कर मायके जाने की धमकी देगी तो मैं जरा भी नहीं दबूंगा, पर मामला अधिक बिगड़ते देख संभाल लूंगा। लेकिन पत्नी आई तो ऐसी गऊ राशि की कि जो भी कहता हूं टुकुर टुकुर ताकती है और सुन लेती है। कभी कोई प्रतिवाद नहीं, एक भी सपना तो पूरा नहीं हुआ। अकेले रहता था तो किसी के साथ एक ही कमरे में आधा किराया देकर रह लेता था। अब पूरे 4,000 रुपए 2 कमरे के देने पड़ते हैं। उसी कमरे के बगल में सीढ़ी के नीचे सरला ने अपनी रसोई जमा ली है। बचते बचाते भी 4 बच्चे हो गए। नौकरी की ऊंची दौड़ खत्म हुई। कार्यालय की क्लर्की में बंधा हुआ वेतन, खर्च अंतहीन, महीने की 10 तारीख तक खींच पाना कठिन हो जाता है। ऐसे में सपने कहां से पले? बच्चों को चाहा था अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ाऊंगा, पर न तो उनकी लंबी फीस जुटाने की सामर्थ्य थी और न उनमें प्रवेश के लिए लगी लंबी क्यू में जुड़ने का और रोज रोज इंक्वायरी के लिए जाने का समय। किसी तरह नगर पालिका के स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिला दिया। किसी तरह पंख कटे सपनों से दिन बीत रहे थे कि अचानक मुकेश से हुई भेंट ने झिंझोड़ दिया। उस मुकेश से जो कक्षा का
सबसे फटीचर लड़का था, कभी गृह कार्य नहीं कर पाता था। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब वह बेंच पर न खड़ा किया गया हो। प्राय प्रत्येक दिन ही उसकी हड़बड़ी भरी हकलाहट में दिए गए उत्तर को सुनकर पूरी कक्षा हंस पड़ती थी। परीक्षाफल में कभी भी वह 3 डंडों की सीमा नहीं तोड़ पाया था। वह मुकेश ही था, पर अमर तुरंत पहचान नहीं सका था। कार का फाटक खोले मुकेश पत्नी के उतरने का इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी आधुनिक किफायती वस्त्रों में सुंदर देह यष्टि और सुगंध का झोंका लिए उतरी और मुकेश उसकी बाहों में बाहें डाले बढ़ने लगा। ड्राइवर कार पार्क करने के लिए बढ़ गया। अमर ने अचानक आवाज दे दी, मुकेश। मुकेश के पांव थम गए। वह बड़ी ही गर्मजोशी से अमर से मिला, पत्नी से परिचय कराया, फिर अमर को रेस्तरां में खींच ले गया। उसके चमकते भाग्य की कहानी सुनने की अमर की जिज्ञासा तीव्र होती जा रही थी। अमर को लगा कि मुकेश पत्नी की उपस्थिति में कुछ असहज लग रहा है और उसे बचपन के मित्र के साथ एकांत की कामना है। तभी एक जोड़े ने प्रवेश किया। मुकेश की पत्नी मधु हाय कहकर उनकी ओर लपकी। मुकेश ने धीरे से कहा, अपने घर का पता दे दो, वहीं मिलने आऊंगा, तब इत्मीनान से बातें होंगी। पता लिखने के लिए अमर ने जेब से पेन निकाला और कागज के लिए जेब में हाथ डाला तो सामानों की लिस्ट मिली जिन्हें लेने के लिए वह बाजार जा रहा था। सामान्य घरेलू चीजों की सूची, जिसमें से बहुत सी चीजों को मुकेश की पत्नी शायद जानती ही न होगी, जैसे सिर धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी, नीम की दातुन, बच्चे के उबटन के लिए सरसों आदि। उसे देखकर अमर को साइकिल की टोकरी में रखी बोरी और झोले की याद हो आई, कहीं कोई निकाल न ले। उसने पर्चे के कोने से कागज फाड़ा, उस पर पता लिखा और मुकेश की ओर बढ़ा दिया, पर बढ़ाते समय उसे दिखा कि कागज में हल्दी और तेल के छींटे हैं। पत्नी के फूहड़पन पर झुंझलाहट हुई। हर काम रसोई में ही बैठकर करती है, सामान की लिस्ट बाहर आकर नहीं बना सकती थी। उसको कितना भी कहूं, पर उसे रसोई घर जैसे एक शरण सी लगती है जहां वह स्वयं को स्वतंत्र महसूस करती है। ऐसा कई बार उसकी आंखों में देखकर अमर ने महसूस किया है। मुकेश ने झट से पर्ची जेब के हवाले कर ली। पत्नी उस जोड़े को लिए हुए इधर ही आ रही थी। परिचय कराया गया एक दूसरे का। मधु ने उन लोगों से अमर का भी परिचय दिया। ये मुकेश के साथ पढ़ते थे, आज रास्ते में अचानक मिल गए। अमर को ध्वनित हुआ कि मित्र नहीं, सहपाठी कहकर और रास्ते में मिल जाने की बात कहकर वह अपने पति के स्तर की रक्षा करने की चेष्टा कर रही थी। मुकेश पत्नी के मित्र जोड़े की अभ्यर्थना में खड़ा हो गया था। अमर ने सबसे नमस्ते की और चला आया। मुकेश के वैभव को देखने के बाद जाने क्यों उसकी अशांति और बढ़ गई थी। ऐसे ही अशांत उलझन भरे क्षणों में वह कुछ लिखकर अपनी अभिव्यक्ति करके राहत पाता था, पर आज वह सुबह से कितने कागज लिखकर फाड़ चुका था। दरअसल उसकी आज की कहानी का नायक कभी बहुत सुखी और संपन्न लगता और तब वह एक अव्यक्त ईर्ष्या भाव से समाज की खोखली व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि को और उसे लाभान्वित होने वालों को आड़े हाथों लेता। पर तभी उस कथा नायक की संपन्नता के पीछे एक भीषण हाहाकार धीरे से सहमा सहमा सा मुख उठाता दिखता और तब उसे लगता कि उसने अपने नायक के साथ न्याय नहीं किया है। उसे तो सहानुभूति चाहिए। फिर जब सहानुभूति के बहाव में बहने लगता तो वह अनुभव करता कि उससे भी अधिक सहानुभूति का पात्र तो लिखने वाला स्वयं है। फिर उसके प्रति इतनी उदारता क्यों? क्यों न अपने अभावों की भड़ास उसे लक्ष्य बनाकर निकाल ली जाए और इसी उधेड़ बुन में आज उसकी कहानी निराकार ब्रह्म बनी।
उसके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। आखिर ऊब कर उठ बैठा वह। सरला अंगीठी पर सब्जी भून रही थी, पूरा ध्यान केंद्रित करके। उसका वह निर्लिप्त भोला चेहरा इस समय उसे बहुत भाया। कल से ही कल्पना में वह मुकेश की पत्नी के बदन पर सरला की बदरंग साड़ियां डालकर और सरला पर मधु के वार्डरोब की कीमती साड़ियां डालकर कितनी बार मन ही मन दोनों की तुलना कर चुका था। अभी उसकी कल्पना ने अचानक मित्र पत्नी मधु को सरला के स्थान पर अंगीठी के पास सब्जी भूनती हुई बैठा दिया और खुद ही उसे जोरों से हंसी आ गई कि किस तरह मधु पीढ़े पर बैठकर सब्जी भूनने के प्रस्ताव पर तुनक सकती है। क्या जाहिलों का तरीका है, कपड़े लसड़ रहे हैं राख में। इस हंसी से सरला चौंक उठी। सुबह से वह अमर को उठाने का उपक्रम कर रही थी और डांट खा चुकी थी। फिर अचानक यह हंसी, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, कुछ डर सा अवश्य लगा। अमर ने आराम से अपनी दिनचर्या पूरी की। कल द्वितीय शनिवार का अवकाश था, आज रविवार था। उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी। बाजार कल हो ही आया था। पर सरला की हड़बड़ी रोज की ही तरह थी। उसे ये अवकाश कुछ और ही व्यस्त कर देते हैं। घर में पति और बच्चे हों तो स्वाभाविक है कि काम बढ़ जाएगा। ठीक 11 बजे आज अमर नहा धोकर भोजन करने को प्रस्तुत हुआ, तभी कमरे की कुंडी खड़की। होगा कोई तकाजे वाला, चाहे दूध वाला हो या मोहल्ले का बनिया। अमर चौकन्ना हो गया। सरला से आंखों आंखों में ही देख लेने को कहा और खुद कमरे में सरक गया। सरला जानती है कि ऐसे मौके पर क्या कहना है। वह यह भी जानती है कि कल बाजार में बचे हुए वेतन की आहुति चढ़ गई है। अब तो 1 तारीख से पहले कोई देनदारी संभव ही नहीं। इस महीने रिश्तेदारी की 2 शादियों के न्योता करने में बजट और लड़खड़ा गया था। सरला ने दरवाजा खोला और कहने जा ही रही थी कि वे घर में है नहीं, तभी एक सूट बूट धारी युवक को नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़े खड़ा देखकर वह अचकचा उठी। प्रश्न हुआ, क्या अमर जी इसी में रहते हैं? उसने हामी में सिर हिला दिया और परे हटकर मुड़ गई अमर को सूचित करने। युवक भीतर आ गया था। तीनों बच्चे भी दरवाजे पर आ गए थे। उनके लिए घर में किसी का आना हमेशा कौतूहल और सन्नाटा तोड़ने वाला उत्सव हुआ करता है। बड़ी बच्ची मां से पहले ही पिता को सूचना दे चुकी थी। अमर को उसकी सूचना से फौरन मुकेश का ध्यान आ तो गया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना रईस हो जाने वाला मुकेश उससे मिलने के लिए इतनी जल्दी आ जाएगा। अभी कल ही तो भेंट हुई थी। अमर लपक कर आया, तब तक मुकेश कुर्सी पर बैठ चुका था। छोटे लड़के अमित को उसने पकड़ लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? वह शर्माकर उसकी पकड़ से छूटने का उपक्रम कर रहा था। अमर पहुंचते ही, अरे मुकेश तू, कहते कहते आप पर थम गया। मुकेश ने उसे सहज किया। अरे यार, यह मैं आप कब से हो गया यार अमर। कल रात भर तुमसे मिलने के बाद सो नहीं पाया, इसीलिए आज ही तुमसे मिलने चला आया। तुमसे मिलकर अपना भूला विगत मुझे याद आ गया। सरला भीतर चली गई थी। अमर की थाली जो आधी परोसी गई थी उसे वापस बटलोई में उलट दिया कि ठंडी हो जाएगी। अब वह तेजी से सोचने लगी थी कि अतिथि का सत्कार करने लायक घर में क्या चीज है। पापड़ चिप्स का कनस्तर भरा था, चाय चीनी भी थी, पर मीठी चीज नहीं थी। अभी कोई चीज रख दो तो इन बच्चों के मारे बचने ही नहीं पाती। अच्छा, हलवा बना लेती हूँ। इतने में अमर की आवाज आई, अरे सरला, यहाँ आओ। वह जल्दी जल्दी हाथ धोकर बैठक में पहुंची। अमर ने परिचय कराया, अरे सरला, ये है मेरे सहपाठी और गहरे दोस्त मुकेश। कुछ चाय पानी ला रही हो? सरला ने सरल मुस्कान के साथ हामी में सिर हिलाया
और मुड़ने को हुई तो मुकेश बोला, भाभी जी, आज तो आपके हाथ का बना खाना खाकर ही जाऊंगा। केवल चाय पानी पर यह टालना चाहता है। उसकी बेतकल्लुफ आवाज से सरला और अमर दोनों को खुशी हुई। अमर ने कहा, मैं तो खाना खाने जा ही रहा था। अच्छा सरला, तो फिर खाना ही लगाओ। सरला ने आज बाजरे का आटा गूंद रखा था कि गरम गरम सेक कर दूंगी अमर को। बहुत दिनों बाद उसने सरसों का साग भी बनाया था। बच्चों के लिए रसदार सब्जी और दाल भी बनाई थी। उसने सोचा कि झट से गेहूं का आटा मार लेगी और खाना परसकर रोटियां सेक देगी। वह तत्पर हो उठी। अचार चटनी की जितनी किस्में थी सब निकाल कर रखी। मेज पर धुला मेजपोश बिछाया। खाने की प्लेटें सजाकर रख दी। बच्चों को बुलवाकर खाना परस दिया। संकोचवश सरसों का साग नहीं रखा। अमर मुकेश की बेतकल्लुफी को अपनी बेतकल्लुफी से और बढ़ाना चाहता था। वहीं से बोला, अरे भाई, आज तो तुम्हारा प्रोग्राम था सरसों के साग और बाजरे की रोटी का। सरला को अमर पर गुस्सा आ गया। कुछ सोचते विचारते नहीं, जो भी मुंह में आया बोल दिया। भला मेहमान के स्तर का तो ध्यान रखना चाहिए। वह कुढ़ ही रही थी मन में, तब तक मुकेश की आवाज सुनाई दी, वाह वाह, सरला भाभी जी की जय हो। आज तो वही खाऊंगा, चाहे 1 घंटा इंतजार करना पड़े। सरला की कुढ़न उत्साह में बदल गई। गरम गरम बाजरे की रोटी, आज का ही टटका निकाला मक्खन, साग मट्ठा खाकर मुकेश चहक रहा था, जैसे वह इसी भोजन के लिए बरसों से तरस रहा हो। अमर को लगा कि शायद मुकेश कुछ अधिक बन रहा है और हम पर अपनी उदार व्यवहार कुशलता कुछ अतिरिक्त ही प्रकट कर रहा है। पर उसके एक वाक्य से वह चौंक उठा। मुकेश एक लंबी सांस भरने के बाद कह रहा था, अपनी जमीन अपनी ही होती है अमर। वहां की लू घाम बतास वर्षा सब कुछ न कुछ देते ही हैं। अपनी जमीन से उखाड़ कर दूसरे की जमीन पर रोपे गए पौधे स्वाभाविक विकास नहीं कर पाते। अमर एक पल को अचकचा गया। मुकेश, तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोलने लगे हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन अपनी जमीन से उखड़ा है? मुकेश की आवाज में एक दर्द था। मैं अपनी जमीन से उखाड़ दिया गया हूं। तुम्हारे भाग्य पर मुझे रश्क हो रहा है। मेरे पिता मुनीम थे, बाबा थे खेतिहर मजदूर। सेठ जी अपने मुनीम की ईमानदार स्वामी भक्ति के इतने कायल हुए कि उन्हें अपने व्यापार का भागीदार बना दिया। एक आने का पिता की अपनी मेहनत से वह साझेदारी 8 आने तक पहुंच गई। पिता ने मुझे कस्बे के स्कूल से शहर बुला लिया था। नए रहन सहन के तौर तरीके, नई सुविधाएं, मैं उत्साह से भर उठा था। सेठ जी थे भी बहुत ही भले आदमी। संतान के नाम पर एक सिर चढ़ी बेटी थी जिसे प्राणों से बढ़कर चाहते थे। मुझ में उन्हें अपनी बेटी के अनुरूप वर नजर आया, जो उनकी बेटी के नाज नखरों के साथ समझौता कर लेगा। मेरे पिता के लिए इस समाचार से बढ़कर अन्य सम्मानदायी सुखदायी समाचार दूसरा न था। बेटा लाखों की संपत्ति का मालिक बने, भला किस पिता की चाह नहीं होगी। और मैं मधु का हो गया, पर मधु मेरी हुई कि नहीं, मैं आज तक नहीं समझ सका हूं। हर समय लगता है कि मैं उसका याचक बनकर उसके यहाँ आया हूँ। वह मेरे यहाँ नहीं आई है। वैसे आज तक हमारे बीच कभी विवाद नहीं हुआ है, पर लगता है कि विवाद भी एक ही जमीन पर पांव रखने वालों में होता है, और वह भी जीवन की एक रास्ता के लिए, अपनाव के लिए जरूरी है। मुकेश की बातों से वातावरण बोझिल हो उठा था। भोजन समाप्त हो गया था। सरला झूठे बर्तन समेटने में लगी थी। अमर इतनी देर की चुप्पी के बाद बोल उठा, मुकेश, तुम जिस धरती की बात कर रहे हो, कभी कभी वह अपनी धरती इस तरह सारा जीवन रस अपने पौधों को देने से इतना हाथ खींचने लगती है कि पौधे पहले मुरझाते हैं, पियराते हैं, फिर सड़ बिखर जाते हैं।
तुमने इस पीड़ा को नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा समझा है, तभी तुम्हें यह धरती इतना खींच रही है। मुकेश उसकी बात काटकर बोल उठा, नहीं अमर, नहीं। इस धरती पर फूटकर बिखर जाने पर भी वह धरती तो मिलेगी जो अपनी होगी, जहां मैं सहज भाव से अपनी समस्त पीड़ा के साथ गिरूंगा, जहां उस पीड़ा को छिपाने वाली मुस्कान के दंश से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुकेश की आवाज में जाने कैसा दर्द था कि सरला की आंखें भर आई। बच्चे भी वातावरण की गंभीरता देखकर खामोश टकटकी लगाकर देखने लगे थे। सरला हाथ धोकर तौलिए से सुखाते हुए मुकेश की ओर ही देख रही थी। अमर सिर नीचा किए बैठा था। उसकी कहानी का नायक अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति डंके की चोट पर कर रहा था, पर वह मानने को तैयार नहीं था कि वह असफल व्यक्ति है। भला जीवन में इससे अधिक और क्या चाहिए? मुकेश अतिशय भावुक और अव्यवहारिक लग रहा था उसे। सरला दोनों के बीच जाकर खड़ी हो गई, भर्राए गले से बोली, भैया, मैं बहुत छोटी हूं तुमसे, उम्र और बुद्धि दोनों में, पर मैं तुम्हें तुम ही कहूंगी। मैं वादा करती हूं कि वह जमीन तुम्हें मैं दूंगी, थोड़ी देर के लिए ही सही। आज से यह किराए का छोटा सा घर तुम्हारी रोज प्रतीक्षा करेगा। मैं जानती हूं कि मैं वहां नहीं पहुंच सकूंगी, वरना यह धरती वहां भी है। यदि नहीं है तो बनाई जा सकती है। मैं कोशिश करूंगी, किसी दिन मेरी भाभी से मेरी भेंट तो करा दो। अमर तो हत बुद्धि सा सरला को एकटक देख रहा था। अरे, यह सरला जिसे मैं आज तक साधारण, गुमसुम, कर्मठ, भोली भाली स्त्री ही समझता रहा, वह इतनी प्रखर, भावुक और मुखर कैसे हो गई? मैं अपने ही घर में नहीं देख सका था कि कितनी बड़ी जमीन है। वह उत्साह से भरकर चहक उठा। अरे मुकेश, अगले रविवार को मधु भाभी को लेकर हमारे यहाँ दावत पर आओ। जमीनें वही हैं, हमारी पहचान की आंखें खो गई हैं। भगवान करे तुम्हें भी वह आंख मिल जाए। मुकेश चलने को तैयार हो गया। सरला के हाथ से इलायची लेते हुए उसके कर्मठ रूखे हाथों को अपनी हथेलियों में भरकर सिर, माथे और आंखों से लगाने के लिए उसका मन बेचैन हो उठा। उसने सरला के हाथों को अपने दोनों हाथों में भरकर अपने माथे से लगा लिया। उसे उस समय कितनी ही सुडौल तराशी हुई नेल पॉलिश से रंजित हथेलियों वाली मधु और उसकी सहेलियों के हाथ याद हो आए, जिनसे वह हाथ मिला चुका था, पर यही लगा था कि वे हाथ नहीं, दस्ताने हैं, किसी में स्पर्श नहीं है। उसे लगा कि श्रम से रुखाए हाथों से जो चीज परसी हुई मिलती है, उसमें कुछ अपूर्व स्वाद होता है। उसके मन में आया कि अपने आसपास की जिंदगी की बाहरी स्निग्धता और कोमलता को स्नेह भीगे रूखेपन पर 100 बार न्यौछावर कर दूं। उसके हाथ सरला के जुड़े हाथों को अभी तक थामे हुए थे। वह बोला, आज मुझे अपनी बहन मिल गई है अमर, मैं तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। अमर के बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर, किसी का गाल थपथपाकर और अमर से हाथ मिलाकर मुकेश विदा हुआ। अमर गाड़ी तक उसे छोड़ने आया। गाड़ी चली। अमर ने मुकेश को देखा, उसकी आंखों को देखा और उसकी कहानी का नायक अदृश्य आंसुओं में झलमलाने लगा। आज मोहल्ले वालों की नजरों में भी अमर को अपने प्रति बड़प्पन और आदर का भाव दिख रहा था। अभी आप सब सुन रहे थे विद्या बिंदु सिंह द्वारा लिखी कहानी अपनी जमीन। आशा करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।